आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्थानांतरित आवेश की मात्रा, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो गोलों को किसी पतले तार से जोड़ा जाता है तो जो उसमें आवेश स्थानांतरित होता है वह कितना होगा, उसी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्थानांतरित आवेश की मात्रा मान लेते हैं Q है। तार जब मैंने नहीं जोड़ा था तो दो गोलों में किसी प्रकार का कोई आवेश स्थानांतरित नहीं हुआ था, और जैसे ही मैंने दो चालकों को किसी पतले तार से जोड़ दिया जाता है तो उसमें एक गोले से आवेश दूसरे गोले में जाने लगता है, और तब तक यह क्रिया होती रहती है जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। तो यहां पर देखिए, मान लेते हैं, माना स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q हो तो ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q हो तो यहां पर लिखेंगे Q बराबर, ध्यान दीजिएगा, Q बराबर, जब मैंने तार को नहीं जोड़ा था तो पहले गोले में आवेश मैंने Q1 माना था। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जब मैंने तार को नहीं जोड़ा था तो पहले गोले का आवेश Q1 था, और जैसे ही मैंने तार को जोड़ दिया तो पहले गोले का जो आवेश हो गया वह Q1 डैश हो गया था। तार जोड़ने से पहले गोले का आवेश Q1 और तार जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश, तो कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है उसको निकालने के लिए हम पहले गोले के आवेश में से दूसरे गोले के आवेश को घटा देते हैं। अगर इसको समीकरण 1 मान लें तो पहले गोले में गोला ये था और इसकी जो धारिता थी वो C1 थी, आवेश Q1 था और विभव V1 था। तार को जोड़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा, तार को जोड़ने के बाद धारिता नहीं बदलती, आवेश क्या हो गया था, Q1 डैश और विभव V हो गया था। क्लियर है ना? तार जोड़ने से पहले ये था, तार जोड़ने के बाद ये हो गया था। केवल पहले गोले को मैंने लिया है, दूसरे को नहीं लिया है, ओनली वन फर्स्ट गोले, तार को जोड़ने से पहले, तार को जोड़ने के बाद। अब आप जानते हैं C बराबर होता है Q/V, ये सूत्र सब लोग पढ़े हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा C/V। देखो, कैंची काट गुणा करेंगे इसका इसमें तो CV बराबर Q। अब अगर हम पहले गोले से ले, जहां पर Q है वहां पे Q1 लिखेंगे, Q के स्थान पे क्या हो जाएगा, Q1, C के स्थान पे C1, V के स्थान पे V1, ये हो गया Q1 की वैल्यू। अब तार जोड़ने के बाद अगर इसी सूत्र से बात करें, Q बराबर CV से अगर बात करें भाई, तो देखिए यहां पे आवेश क्या है, Q1 डैश, C1 और V के स्थान पे V ही रहेगा क्योंकि इसका उभयनिष्ठ विभव V है। अब Q1 और Q1 डैश का मान समीकरण 1 में रखेंगे। Q1 और
Q1 डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं Q इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू यहां पे रखेंगे, Q1 बराबर C1V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू यहां पर है C1V। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद। पहले पद में C1, दूसरे पद में C1 कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास बचेगा V1 माइनस V। क्लियर है ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। आपने पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा था, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ध्यान दीजिएगा, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। अब इस V का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में। V का मान समीकरण 2 में, तो यहां पर मिलेगा Q बराबर C1, यहां पे बड़ा कोष्टक का प्रयोग करेंगे, V1 माइनस V के स्थान पे क्या रखना है, ये चीज रख देना है। तो यहाँ पे छोटे कोष्टक का प्रयोग करके V1 C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये बड़ा कोष्टक बन। अब इसका बटा 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, C1। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो C1 प्लस C2, इसमें अगर 1 का भाग देंगे इतना ही बार जाएगा और इतने का गुणा V1 में कर देंगे, तो V1 और C1 प्लस C2। इसमें इसका भाग एक बार 1 का गुणा इसमें करेंगे, सेम आएगा C1V1 प्लस C2V2। आगे देखिए, C1 अंदर गुणा कर दीजिए सब, V1 का इसमें V1 C1 प्लस इसका इसमें V1 C2 माइनस अंदर माइनस का गुणा C1V1 माइनस C2V2 अपान C1 प्लस C2। आप देख रहे हैं ये और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो जरा, यहां पर C2, यहां पर C2 कॉमन दिख रहा है। ये देखो बिना उतारे एक ही स्टेप में काम कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस का थोड़ा अभाव है। और यहाँ पे V1 C2, यहाँ पे C2 V2। तो एक काम करेंगे कि जो C2 और C2 कॉमन लेंगे और C1 के बगल में लिख देंगे, तो C1 C2 इंटू V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, अब बटे इसके नीचे C1 प्लस C2। इस तरीके का हमारा जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q बराबर प्राप्त होता है, और यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा के लिए हमारे पास जो फार्मूला मिलता है वो है Q बराबर C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। अब इसके आगे हम एक अगली जो हेडिंग हमारी होगी वो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, जब आवेश एक गोले से दूसरे गोले में जाता है तो कुछ ऊर्जा की हानि जरूर होती है। तो कितनी होती है वो हम इसी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।
तो पहला इतने आप लिख लीजिए, इतना। अब हम लोग जानेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। इसका मतलब ये है कि तार जोड़ने से पहले जो ऊर्जा थी दोनों गोलों में, क्या तार जोड़ने के बाद भी वही ऊर्जा है या फिर कम हो जाती है, उसी को निकालना है हम लोगों को, ठीक है ना। यानी अगर तार जोड़ने से पहले दोनों गोलों में कुल ऊर्जा U है, तो तार जोड़ने के बाद मान लेते हैं U डैश, अगर U में से U डैश निकालें तो ऊर्जा की कितनी हानि हो रही है उसको हम एक सूत्र के जरिए दिखाएंगे, ठीक है ना। एक सूत्र सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां देखिए, यहां पे तार जोड़ने से पहले दो गोले लेते हैं, ये तार जोड़ने से पहले, तार जोड़ने से पहले इसका धारिता क्या था, विभव ये है, और Q1 C2 V2 Q2। अब जरा देखिए भाई, हमने आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए एक सूत्र बताया था। ये हमारा सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अगर हम पहले गोले के लिए ऊर्जा निकालें, पहले गोले के लिए जो ऊर्जा होगी, यहां पर आप देख रहे हैं कि धारिता क्या है C1 और विभव V1, तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी UA, क्योंकि किस गोले के लिए बात कर रहे हैं, पहले गोले के लिए। दूसरे गोले के लिए देखिए UB बराबर 1/2 C1 V2 स्क्वायर। अब लिखेंगे यदि तार जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा U हो, तो मान लेते हैं इन दोनों की कुल ऊर्जा क्या है U। भाई इसका UA है, इसका UB है, दोनों का U मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तार जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा ध्यान दीजिएगा, कुल ऊर्जा हमारे पास U हो तो ये हो जाएगा U बराबर UA प्लस UB, क्लियर है, UA प्लस UB। अब यहां पे अगर UA की वैल्यू लिख दें 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया। ये समीकरण एक या ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब तार को जोड़ दिया जाता है, तार को जोड़ने के बाद तार जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, देखो तार जोड़ने के बाद डायरेक्टली निकाल रहे हैं। अभी आप इस चीज को निकालने के लिए इतना प्रोसीजर अपनाए ना। अब हम तार जब जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे C1 ही रहेगा, V के स्थान पे V1 के स्थान पे V हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 डैश Q2 डैश। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम डायरेक्टली करते हैं। देखो, अगर तार जोड़ने के बाद सारा प्रोग्राम U डैश का हो जाता है, Q डैश है ना, डैश लग जाता है, तो ऊर्जा भी क्या लगा देंगे हम लोग, U डैश बराबर
ये बताइए तार जोड़ने के बाद, तार जोड़ने के पहले C1 V1 C2 V2 यही है। अब जोड़ देते हैं तो इसमें क्या बदलता है? तार जोड़ने के बाद धारिता नहीं बदलती, लेकिन तार जोड़ने के बाद विभव समान हो जाता है। तो जहां V1 V2 है वहां पे क्या हो जाता है? V। तो देखो यही चीज सेम लिखेंगे, लेकिन जहां V1 है वहां पे V और जहां पर V2 है वहां पर भी V, क्योंकि तार जोड़ने के बाद C1 C2 नहीं बदलेगा, आवेश बदल जाएगा और विभव समान हो जाएगा। आवेश तो यहाँ पे है नहीं, तो बदल जाए तो कोई मतलब ही नहीं है, बदल जाने दो। तो यहाँ पे लिख देंगे U डैश बराबर 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? V कॉमन लेते हैं, V स्क्वायर दाहिने साइड में कॉमन लेंगे, 1/2 बाई साइड में कॉमन, C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1/2 बाएं साइड में कॉमन, V स्क्वायर दाएं साइड में कॉमन, तो बीच में क्या बचेगा? C1 और प्लस C2। ये हो गया U डैश। तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा इतनी है, तार जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा इतनी है। अब स्थानांतरित आवेश की कितनी ऊर्जा की हानि होगी उसको हम निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे स्थानांतरित ऊर्जा की हानि, या यहां लिखेंगे ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि काहे से? डेल्टा U से। जैसे अभी आपने स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश, ऐसे जब हानि निकालेंगे ऊर्जा की, डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश। अब देखिए इसमें, तो यहाँ पर डेल्टा U बराबर हो जाएगा, U की वैल्यू क्या है? ये चीज़ है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, है ना, माइनस इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1/2 C1 धन C2 इंटू V स्क्वायर। आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे लिखेंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2। V बराबर आप जानते हैं, V बराबर क्या होता है? V बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसे हम आगे की ओर सॉल्व करें। कहाँ सॉल्व कर गए? आगे की ओर सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आ जाए इसको सिद्ध करने के लिए, वैसे तो जल्दी आएगा नहीं कि उस सवाल में प्रयोग आता है, आ जाए तो आप यहाँ तक हल करिएगा, उसके बाद लिख देंगे इसी प्रकार। क्या आएगा भाई? C1 C2 अपान, अभी इसके पहले वाला Q बराबर क्या था? C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, और इसमें क्या मिलेगा? C1 इंटू C2 अपान 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे हल करने की ज़रूरत इतनी दूर नहीं है, हल करना चाहते तो हल कर लीजिएगा। ये होल स्क्वायर, नीचे से ये होल स्क्वायर एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे खोलेंगे, हल करेंगे तो इस तरीके का नज़ारा मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं राइट नाउ। अब हम लोग जानेंगे संधारित्र क्या होता है। कैपेसिटर, कंडेंसर, इसे हम कैपेसिटर भी बोलते हैं। कंडेंसर जो आपके पंखों में लगा होता है, पंखे की चाल को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, वही एक संधारित्र है, वही एक कैपेसिटर है, वही एक कंडेंसर होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की
पर्याप्त मात्रा एकत्रित की जाती है उसे संधारित्र कहते हैं। फिर समझिएगा, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या एक ऐसा निकाय है जिसमें चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित किया जाता है, उसे संधारित्र कहते हैं। इसमें धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं और यह दोनों प्लेटें अल्प दूरी पर स्थित होती हैं, कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ होता है। एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश होता है। जिस प्लेट पर धन आवेश होता है या एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से कर दिया जाता है तथा दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो लिखिए पहले सभी लोग, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित किया जाता है। आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित किया जाता है, ऐसे निकाय को संधारित्र कहते हैं। ऐसे निकाय को संधारित्र कहते हैं। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे। इसमें धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं। इसमें धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं। यह दोनों प्लेटें कुछ दूर पर स्थित होती हैं। यह दोनों प्लेटें कुछ दूर पर स्थित होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ होता है। हवा या निर्वात या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ होता है। परावैद्युत पदार्थ होता है। जिस प्लेट पर धन आवेश होता है, जिस प्लेट पर धन आवेश होता है, उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से धन आवेश होता है, उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से एवं जिस प्लेट का संबंध, जिस प्लेट पर, ऐसे पहले लिखिए, जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। एवं जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है, धन आवेश तो विद्युत स्रोत से,
एवं जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। उस प्लेट का संबंध किससे कर दिया जाता है? पृथ्वी से। अब जरा देखिए, मैंने यहां पे कहा संधारित्र में दो समांतर प्लेटें लगी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, समांतर, एक प्लेट को x और दूसर के प्लेट को y मान लेते हैं। देखो, इस पर होता है धन आवेश, इस पर होता है धन आवेश है, यहां पे प्लस Q आवेश देंगे इस प्लेट पर, और ये जो है विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, इसका संबंध विद्युत स्रोत से, और ये दोनों प्लेटें स्मॉल d दूरी पर स्थित होती हैं और इस पर होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। इनके बीच कोई हवा या निर्वात भर दो या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ भर दो। अब ये जिस पर ऋण आवेश होता है उसका संबंध किससे कर दिया जाता है? पृथ्वी से। पृथ्वी से कर दिया जाता है। हवा या निर्वात या परावैद्युत पदार्थ। देखो, ये है हमारा निकाय संधारित्र। फिर समझिएगा, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित किया जाता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र में धातु की दो प्लेटें लगी होती हैं और यह दोनों प्लेटें कुछ ही दूर पर स्थित होती हैं, तो यहां पर हमने दूरी क्या ले लिया? स्मॉल d। इन दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ स्थित होता है। जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से, तथा जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। और संधारित्र का प्रतीक ऐसे याद रखिएगा, संधारित्र ऐसे, ये प्रतीक है संधारित्र का। और सेल का प्रतीक ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सेल है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव, ये संधारित्र, और यहां पे पॉजिटिव यहां पे निगेटिव, ये सेल, ये सेल है और ये क्या है? संधारित्र। तो दोनों में अंतर ये है कि संधारित्र की प्लेटें समानांतर होती हैं, बराबर होती हैं, और सेल का जो है धन सिरा बड़ा होता है, ऋण सिरा छोटा होता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि इसका जो प्रतीकात्मक चित्र है संधारित्र का ये है और सेल का ये होता है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।